नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित वीडियो 2018 के सेकेंड शिफ्ट में आए जीएस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में सारे डायमेंशंस के साथ कवर किया जाता है। इससे पहले 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में आए जीएस और हिंदी के क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट करवा दिया गया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का डिस्कशन किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जल्द पहुंचे और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल जो है, ये जो है यूपी में नहीं है। विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कोलकाता में है, ये कोलकाता में है। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासन के पूरा होने के उपलक्ष्य में यह बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल। और विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। विश्वनाथ मंदिर और अस्सी घाट जो है ये वाराणसी में है, यह वाराणसी में है। और आगरा किला जो है आगरा में है और जो कि यूपी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है पीतल उद्योग और हॉर्न एंड ब्रोन क्राफ्ट, यानी ब्रोन क्राफ्ट को बोलते हैं, शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। बेसिकली यह है, मैं इसमें लिख देता हूँ, ये पीतल उद्योग हो गया और हॉर्न एंड ब्रोन क्राफ्ट के लिए यह प्रसिद्ध है मुरादाबाद। तो और ये जो लखनऊ जो है यह बेसिकली चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी जो है, वाराणसी में हथकरघा, वाराणसी सिल्क साड़ी और कास्ट के खिलौना है। तो ये वाराणसी में फेमस है। और खुर्जा में जो है, खुर्जा में चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, चीनी मिट्टी का बर्तन। तो इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा तो लगभग 20 करोड़ के आसपास थी। तो 20 करोड़ को 200 मिलियन बोलते हैं। एक्चुअली एग्जैक्ट जो यहाँ की जनसंख्या 2011 के अनुसार बताई गई है 19 करोड़ 98 लाख 12,341 बताई गई थी। और यह जो है भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। और इसकी जो दशकीय वृद्धि हुई थी, दशकीय वृद्धि जो थी वह 20.23% है। जबकि राष्ट्रीय औसत वृद्धि कितना है आपको पता होना चाहिए, 17.7% है। और यूपी की जो जनसंख्या घनत्व है वह है 829 है, डेंसिटी जनसंख्या घनत्व। और इसका जो लिंगानुपात है, यूपी का लिंगानुपात जो है वो 912 है। तो इन सबको भी, अच्छा साक्षरता भी देख लीजिए, साक्षरता जो है 67.68% है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात कही जा रही है? तो जो ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो किस नृत्य के बारे में कहा जा रहा है, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है, यह संतुलन का एक कठिन कार्य है जहां पर्दे में एक महिला नर्तक लकड़ी के पिरामिड मंच पर 108 तेल के लैंप को अपने सिर पर रखकर प्रदर्शन करती है। गीत मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पैदा हुए भगवान कृष्ण की प्रशंसा और सम्मान के लिए लिखे गए हैं। तो यह जो है चरकुला नृत्य के बारे में यह स्टेटमेंट कहा था। इसी की विशेषता ये सब जो है, आप जो स्टेटमेंट आप पढ़ें, ये चरकुला नृत्य की ये सब विशेषताएं हैं। चरकुला नृत्य जो है बेसिकली यह ब्रज क्षेत्र में यह मतलब नृत्य किया जाता है यह। और इसमें जो है बैलगाड़ी या रथ के पहिए पर कई घड़े सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है।
इसमें चरकुला नृत्य में। और ये जो ख्याल नृत्य देख रहे हैं, अब ख्याल नृत्य जो है यह बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। यह जो है बुंदेलखंड से क्षेत्र से संबंधित है। और ये जो रासलीला है, रासलीला में कृष्ण की लीलाओं का मंचन होता है और रामलीला में राम की लीलाओं का मंचन होता है। और ये जो है रासलीला जो देख रहे हैं ये मथुरा क्षेत्र में ये प्रसिद्ध है, तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में एक से नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? तो FCI है, जानते हैं, SWC भी है, CWC भी है। FDI जो है वो अनाज भंडारण के लिए नहीं होता है। इसको बोलते हैं जो फॉरेन से जो आता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं इसको, बेसिकली इसको हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो यह एक भंडारण नहीं होता है इसमें। बेसिकली FDI जो होता है, किसी एक देश की कंपनी द्वारा दूसरे देश में प्रत्यक्ष निवेश किया जाता है तो उसे FDI कहा जाता है, जो कि अनाज भंडारण से संबंधित नहीं है। और बाकी ये जो तीनों है, FCI जो है, SWC है और CWC जो है, अनाज भंडारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की प्रमुख और महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये पूछा है उत्तर प्रदेश में कौन सा जो अनाज है सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है, तो उसका वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप B देखेंगे तो इसमें चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, तो ये जो है प्रमुख उत्पादन यूपी का है। गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में जो है यूपी प्रथम स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विषय क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? तो इसमें जो है फैशन डिजाइनिंग जो है इसके क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर D जो है सही हो जाएगा। ये जो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी का जो स्थापना हुआ था वह 1962 में हुआ था, आप इसको ध्यान रखिएगा, 1962 में हुआ था। और ये संस्कृति विभाग के अंतर्गत यह आता है। और ये जो है बेसिकली यह लखनऊ में है, यह जो है लखनऊ में है। और इन कलाकारों को ये मूर्ति, सिरेमिक, कला इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान कर प्रोत्साहित करता है। फैशन डिजाइनिंग में कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर D जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वर्षाजनक है। वर्षाजनक जो है यह उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में विकसित किया गया है। और इसी उद्देश्य से 1973 और 74 में 1973-74 में प्रदेश में 3 विकास परियोजना बनाया गया था, जिसमें से पहला है शारदा सहायक, दूसरा है रामगंगा और तीसरा है गंडक। तो ये सब जो है उत्तर प्रदेश में है, जबकि वर्षाजनक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जितना से हो सके शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित नामों से जाना जाता था। इसके अलावा किस नाम से नहीं जाना जाता था? मतलब ये जो समुद्रगुप्त है इस नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि चाणक्य के नाम से जाना जाता था, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था और कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। विष्णुगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक कहा जाता है। और इनका नाम ये सब तीनों हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य हैं। ये इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिनके बारे में आप जानते होंगे। अर्थशास्त्र की रचना की थी। और मौर्य वंश के स्थापना में चाणक्य का अहम भूमिका था। समुद्रगुप्त जो देख रहे हैं यह गुप्त साम्राज्य के यह शासक थे और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट
कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटक में से शामिल नहीं है? तो अभिधम पिटक है, सुत्त पिटक है, उपासका पिटक जो है वो नहीं है, विनय पिटक भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उपासका पिटक त्रिपिटक के भाग नहीं है। बुद्ध के जो बुद्ध ने कोई भी पुस्तक नहीं लिखा था। उनके जो भी उपदेश होते थे, मौखिक उपदेश होते थे, तो वो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनको उनके मौखिक बोल सकते हैं उसको, कि जितना भी उन्होंने संदेश दिया था, मौखिक संदेश को उन्होंने उपदेशों को अपने त्रिपिटक में शामिल किया था। और इसकी रचना जो है पाली भाषा में की गई थी। त्रिपिटक में जैसे 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक में जो है ये धर्म संबंधी इसमें जानकारी दी गई थी, धर्म संबंधी जानकारी दी गई थी। और ये विनय पिटक में जो है नीति संबंधित जानकारी दी गई थी, नीति संबंधी। और अभिधम पिटक में दर्शन से संबंधित यानी दार्शनिक विचारों का इसमें दिया गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। सेपरेट भी कई बार पूछ सकता है कि अभिधम पिटक में किसकी जानकारी दी गई थी, तो दार्शनिक चीज़ों की जानकारी दी गई थी। और सुत्त पिटक में धर्म संदेशों की, और विनय पिटक में नीति संबंधी बातों को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो सिख गुरु जो लास्ट थे, जो टोटल हुए हैं 10, तो 10 में कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10 में थे। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि सिख धर्म के पहले गुरु जो थे वो गुरु नानक थे। और मैं बताता हूँ, सेकंड जो थे गुरु अंगद थे, तीसरे जो थे गुरु अमरदास थे, चौथे गुरु रामदास थे, 5वें गुरु अर्जुन देव थे, 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह थे, 7वें गुरु हरहराय थे, 8वें जो थे हरकिशन थे, 9वें जो थे गुरु तेग बहादुर थे, और 10वें जो है और लास्ट जो है गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह ने 1799 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, खालसा पंथ की। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान कीजिए। मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो किस राजवंश से संबंधित है? तो चलिए पढ़ते हैं। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। अगर आप यहाँ जानते होंगे पुष्यमित्र सुंग ने किसका, कौन से वंश का स्थापना किया था? तो सुंग वंश का स्थापना किया था। तो यहाँ से भी आप मार सकते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं पूरा क्या है। स्थापना की थी। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेघ बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य के इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये जो है ये सुंग राजवंश के बारे में ये कहा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। सुंग वंश की स्थापना कैसे हुई थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मौर्य वंश का जब अंतिम राजा बृहदत्त था, बृहदत्त को इसका सेनापति जो था पुष्यमित्र सुंग था। और इसी पुष्यमित्र सुंग ने बृहदत्त को मार दिया था और उसके बाद जो है सुंग वंश की स्थापना की थी। इसमें ये जो स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं, इस स्टेटमेंट से संबंधित 2 पुस्तक हैं बेसिकली। एक मालका विकाग्निमित्र है और दिव्यावदान है। तो इसके अनुसार इसका राज्य जो है नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा उसके राज्य के प्रमुख नगर थे। तो इन दोनों बुक्स में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो 5 इंडीज कौन था इसमें? तो इसमें था पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन जो था वह पुष्यभूति वंश का महान राजा था, पुष्यभूति का। तो आप ये एक चीज़ पहले तो ये याद रखिएगा कि ये पुष्यभूति वंश का यह राजा था। और इसने जो है 606 से लेकर के 647 तक इसने शासन किया था। और इसका नियंत्रण 5 इंडीज पे था, जिसमें पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा आते थे। और हर्षवर्धन ने जो है कन्नौज को जो है राजधानी बनाया था। यह जो हर्षवर्धन जो था एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसकी रचना कौन कौन सी है? तो नागानंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है, और इसी के शासनकाल में
हुएनसांग, हुएनसांग यात्रियों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है। तो हुएनसांग जो है इसे हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। तो इन सब सारे फैक्ट्स को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा जो है मेल सही नहीं खाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही मेल नहीं खाता है। राजा मान सिंह वह अकबर के वित्त मंत्री थे। अकबर का जो वित्त मंत्री था वो थे राजा टोडरमल। टोडरमल जो थे वो वित्त मंत्री थे। इसमें थोड़ा देख लेते हैं। मान सिंह जो थे, मान सिंह आमेर के राजा भारमल का पोता थे। मान सिंह जो थे राजा भारमल के पौत्र थे। पौत्र को पोता बोला जाता है। तथा भगवंत दास के पुत्र थे। यह भगवंत दास के यह पुत्र थे। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे और अकबर का मनसबदार और मुख्य सेनापति ये थे। और मान सिंह को अकबर ने फरजंद और मिर्जा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो इनको भी आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है? जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो ये जो है टेक्टोनिक प्लेट बेसिकली ये भूकंप से रिलेटेड है। यह टेक्टोनिक प्लेट भूकंप के में ही मिलते हैं। भूकंप का अर्थ आपको पता होगा कि पृथ्वी का कंपन। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें ऊर्जा बहुत सारे निकलते हैं। ऊर्जा निकलने के कारण तरंग भी उत्पन्न होती है और जो सभी दिशाओं में विस्तृत होकर भूकंप उत्पन्न करता है। यह प्लेटों के संचलन और शिफ्टिंग के कारण उत्पन्न होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है। समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी जो कुल संख्या है वह 24 है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व को जो है 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। टाइम जोन किसी स्थान का मानक समय होता है और यह लंदन का ग्रीनविच समय होता है। भारत का टाइम जोन का जो निर्धारण है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किया जाता है। और सबसे अधिक जो टाइम जोन है वो फ्रांस में है। फ्रांस में जो है कुल 12 टाइम जोन है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? तो ये तो अभी बताया आपको 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यह जो है प्रयागराज के निकट से मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। यह प्रयागराज के पास है, मिर्ज़ापुर से गुजरता है। और यह ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा यह आगे है। और IST भारत के कुल 5 राज्यों से गुजरता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि IST कितने राज्यों से गुजरता है? तो 5 राज्यों से। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो यूपी हो गया, MP हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन 5 राज्यों से है जो IST गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो यह जो है माउंट नागटिब्बा जो है यह महान हिमालय में नहीं है। माउंट नागटिब्बा हम लोग कुछ इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है, लिख देता हूँ इसमें। लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई होती है वह 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक की होती है। और इसकी चौड़ाई से मतलब नहीं है, चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर होता है। इस श्रेणी में जो है लघु हिमालय वाली श्रेणी में जो है इसमें जो है कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। पीर पंजाल आता है, पीर पंजाल आ जाता है, धौलाधर आ जाता है, धौलाधर आ जाता है, नागटिब्बा आ जाता है और महाभारत श्रेणी आ जाती है। और इसी श्रेणी में शिमला, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग ये सब जो है शामिल है। और जबकि ये जो आप महान हिमालय देख रहे हैं तो महान हिमालय के अंतर्गत जो है वो कौन कौन सा आता है? तो माउंट कंचनजंगा आता है, कंचनजंगा। माउंट मकालू आता है, मकालू, नंदा देवी, ये सब जो है महान हिमालय के एग्जाम्पल हैं। और नागटिब्बा जो है यह लघु हिमालय के उदाहरण है। तो लघु हिमालय में मैंने डिटेल भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र की कौन सी एक खाड़ी नहीं है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अकाबा की खाड़ी जो है वो भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अकाबा की खाड़ी जो है वो लाल सागर का एक भाग है।
यह जो है लाल सागर में है। और इसकी सीमा जो है मिलती है मिस्र से, इजराइल से, जॉर्डन से और सऊदी अरब से, इनसे यह मिलती है। और ये जो देख रहे हैं कच्छ की खाड़ी और कंबे की खाड़ी जो है, यह है गुजरात से टच करता है, गुजरात में है यह बेसिकली। और मन्नार की खाड़ी जो आप देख रहे हैं यह तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो यूरोपीय देश कौन सा है? तो आप जानते हैं बुल्गारिया जो है यह यूरोपीय देश में है। ये सब जो है सूडान अफ्रीका में है, बेनिन अफ्रीका में है, और ये जो है घाना भी अफ्रीका में है। आपको कमेंट में बताना कि घाना का जो है कैपिटल क्या है। घाना का कैपिटल आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? मतलब कौन सा जो है संबंधित नहीं है इसके राष्ट्रीय खेल से? तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी है, ये सही है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट नहीं है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वह कबड्डी है, यह जो है कबड्डी है। तो ऑप्शन बी नंबर बी ही सही हो जाएगा। भूटान का तीरंदाजी है और नेपाल का वॉलीबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बारिश की छाएं तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है, जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो यह जो है भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र जो है यह वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। भूमध्य सागर का जो वर्षा पेटी होता है उसको बता देता हूँ। इसमें जो है वर्षा पेटी इसकी जो होती है भूमध्य सागर की, वो 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यह इसी बीच में यह वर्षा होती है भूमध्य सागर में। और इसकी जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वह 100 सेंटीमीटर तक होता है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु और सर्दियों में भी वर्षा होती है। शीतकाल में पछुआ पवने और चक्रवातों में से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? तो यह जो किया गया है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। और इसका जो है वयस्क मताधिकार का जो है उल्लेख जो है आर्टिकल 326 में है। आप इसको याद कर सकते हैं, 3 दूना 6। तो आप वयस्क मताधिकार हो गया 326 में हो गया, जिसमें से 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। और ये जो 73वां और 74वां जो देख रहे हैं वो पंचायत से संबंधित है, 73वां और 74वां जो है नगर निकाय से संबंधित है। और 86वां संविधान संशोधन जो आप देख रहे हैं वो शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार प्रदान करता है, जो कि 21 के अनुच्छेद 21 के ए में इसको शामिल किया गया है। तो इन सबको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? तो संघ सूची में कौन सा ये नहीं आता बेसिकली ये पूछ रहा है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची में नहीं आता है। बाकी ये परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और युद्ध एवं शांति जो है ये संघ सूची के विषय हैं। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है यह राज्य सूची के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं। आपको बता दें कि संघ सूची में जो है टोटल 100 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो इन तीनों को भी आप याद रखिएगा, संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वह संसद का कार्य नहीं है। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों का परिषद जिम्मेदार है। तो ऐसा नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो गलत है। संसद के पास न्यायिक शक्ति भी होती है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति रखता है संसद। और संसद जो है राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को के लिए महाभियोग भी ला सकता है, पारित करवा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होते हैं। उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम एक सदन के 1/4 के सदस्य द्वारा होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। और उस सदन के सदस्यों द्वारा 2/3 से
यह संकल्प पारित किया जाएगा तभी वह महाभियोग लगाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI बोलते हैं इसको, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। तो ISI की जो स्थापना की थी PC महानवोलिस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यह जो इसकी स्थापना की गई थी PC महानवोलिस द्वारा, वह 1931 में की गई थी। और संस्थान ने 1959 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ इसे। और इसका मुख्यालय तो कोलकाता में है ही। इससे कुछ केंद्र भी हैं जो ISI के, वो केंद्र हैं दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर असम में हैं। तो 4 इसके केंद्र भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक एक वर्ष में ज़्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं, इसलिए यदि इनमें से कुछ श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाते हैं तो कुछ प्राथमिक उत्पादन में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की बेरोजगारी को जाना जाता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को जो कहा जाता है वो डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यानी अंतर्निहित बेरोजगारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं या अंतर्निहित बेरोजगारी बोलते हैं। अंतर्निहित बेरोजगारी का मतलब बोलते हैं इसको, अगर इसको आप स्पष्ट हिंदी में समझें तो छिपी हुई बेरोजगारी से कहा जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो महात्मा गांधी का कौन सा आर्थिक विचार नहीं था? तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये तो था। विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, ये तो बहुत जोर देते थे इस पर, ये भी था। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग हो, इससे महात्मा गांधी सहमत नहीं थे। तो सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और गांव का सर्वोदय का पुनर्जन्म, तो ये भी था। तो स्टेटमेंट नंबर सी जो है यह गांधी जी के विचार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कि इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो है भारत के कृषि निगम जो है यह इसमें शामिल नहीं है। एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है यह इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में कृषि विपणन को बढ़ावा देने के लिए ये सब जो है भारत का कपास निगम है और नेफेड है, ये तो बहुत बड़ा है। नेफेड NAFED बोलते हैं, नेफेड। भारतीय खाद्य निगम हो गया यानी FCI होगा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। और CSCP है, CSCP जो कि यही जो है CSCP जो है MSP को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है? ई-कॉमर्स कंपनी नहीं है तो यही.com जो है यह ई-कॉमर्स कंपनी नहीं। अमेजन है, ई-कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट भी है, eBay भी है। मतलब ई-कॉमर्स का मतलब ये हुआ कि एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिससे जनता या फिर सिटीजन जो है वहाँ पे अपने परचेजिंग कर सकते हैं, जो अपने मन मुताबिक सामानों को परचेज कर सकते हैं घर बैठे, तो उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है। तो यही.com जो है यह ई-कॉमर्स के में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असंगत मैच पहचान करिए, मतलब कौन सा जो मैच है वो गलत है। तो इसमें देख लेते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने किया था, सही है। बैक्टीरिया का खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये भी सही है। ऑक्सीजन का खोज लेवेजियर ने किया था, ये भी सही है। हाइड्रोजन का खोज ब्लेज पास्कल ने नहीं किया था, इसका जो किया था कैवेंडिश ने किया था। कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का जो खोज है कैवेंडिश ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का यह पहला तत्व है। हाइड्रोजन पहला तत्व है और यह सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व भी यही है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसको H2 से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिद्धांत सही तरीके से मेल नहीं खाता है? तो ये इसमें जो स्टेटमेंट नंबर डी जो है यह सही मेल नहीं खाता है। परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऊर्जा स्तर पर नहीं रख सकते हैं। एक्चुअली आप पढ़ेंगे हुंड का नियम पढ़ेंगे, तो हुंड के उच्चतम बाहुलता वाले नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण इस प्रकार किया जाता है कि पहले रिक्त कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और फिर उसके पश्चात आंशिक रूप से भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का जोड़ बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा, जो कि मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आईने अकबरी किसने लिखा था? इजी क्वेश्चन है। आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा।
और यह जो है आईन अकबरी जो है वह अकबरनामा के ही एक भाग है, अकबरनामा का ही एक भाग है। और अबुल फजल जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे और यह एक नवरत्न में से शामिल थे अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, असंगत मैच की पहचान करें, मतलब कौन सा पेयर जो है वो सही नहीं है। तो देखते हैं इसमें, आशा और इतिहास के बीच, तो ये जो बिटवीन होप एंड हिस्ट्री जो है बिल क्लिंटन ने लिखा थे, ये सही है। वर्ड्स एंड विश जो है वो मार्क ट्वेन ने लिखा था, ये भी सही है। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सेस जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखा था, ये भी सही है। ब्रोकन विंग जो है इंदिरा गांधी ने नहीं लिखा था, ब्रोकन विंग ने जो लिखा था वो सरोजिनी नायडू ने लिखा था, सरोजिनी नायडू, ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू ने लिखा था। और सरोजिनी नायडू के कुछ और भी रचनाएं हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे द गोल्डन थ्रेशोल्ड था, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, और द सॉन्ग ऑफ इंडिया इन्होंने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए हैं, तो कंप्यूटर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वह है, कंप्यूटर में पिंग कमांड का उपयोग है। तो कंप्यूटर में जो है पिंग कमांड किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो पिंग कमांड है वो बेसिकली किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, यानी टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द सोर्स कंप्यूटर टू रीच अ स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। पिग एक प्रकार का जो होता है कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, यह कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, और जो यह पता लगाता है कि कोई कंप्यूटर किसी इंटरनेट तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, मतलब कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को यह बताता है। इसके लिए होस्ट एक संदेश भेजता है और यह देखता है कि कितने समय बाद यह जो है मैसेज को पुनः मिल रहा है, यह इंश्योर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है। तो यह जो है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो है यह एक इनपुट डिवाइस है, यह जो है एक इनपुट डिवाइस है और इसका इस्तेमाल उन जानकारियों को लेने के लिए किया जाता है जिन्हें हम मार्क या निशान के द्वारा पेज पर डालते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रिंट के दौरान गैर प्रभाव वाले प्रिंटर पेपर को स्पर्श नहीं करते, वे कागज पर प्रतीकों को छापने के लिए रासायनिक, गर्मी या विद्युत संकेतकों का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा गैर प्रभाव प्रिंटर नहीं है, मतलब बोल रहा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है डॉट मैट्रिक्स जो है यह नहीं है। डॉट मैट्रिक्स जो है यह इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, यह जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह प्रिंटर करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक प्रकार के पिनों का मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज परस्पर से एक डॉट छपता है और उसी से कैरेक्टर वो मिलकर बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को यानी किसी चित्र को, इमेज को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन के माध्यम से चित्र और टेक्स्ट को भेजता है या प्राप्त करता है। तो ये आप जानते हैं यह फैक्स मशीन है। इजी क्वेश्चन है, यह फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन मतलब ऐसा उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप में भेजने के लिए किया जाता है। इसमें टेलीफोन लाइन के माध्यम से इमेज और डॉक्यूमेंट को भेजा जाता है, यानी टेक्स्ट को भेजा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।